हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीटेड पेपर 2 हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। अगर आप 11 चैप्टर को देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने 10 चैप्टर तक नहीं देखा है तो उसके देखने के बाद ही 11 चैप्टर देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि सभी चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। नए साम्राज्य और राज्य। अभी तक हम लोगों ने सातवाहन, कुषाण ये सब के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन से ऐसा नया साम्राज्य आया था और उस साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से नए राज्य आए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्तोत्तर काल में किस किस वंश का शासन हमारे भारत में होता है और हमारे भारत के किस क्षेत्र में उस वंश का शासन होता है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कि जो बुक में था वो फर्स्ट टॉपिक है समुद्रगुप्त। वैसे तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट अगर कहेंगे तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि समुद्रगुप्त के पिता थे। लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों के बुक में पढ़ना है और उनके वंशावली के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे, लेकिन ज़्यादा जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। इसीलिए जो टॉपिक है वो है समुद्रगुप्त और इसका फर्स्ट पॉइंट है ये गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा थे। और एक बात और मैं बता दूं आपको, समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे वो आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किए थे और इन्हीं विजय के कारण इन्हें B.A. स्मिथ भारत का नेपोलियन बताते हैं। तो ये भी प्रश्न कभी कहीं पूछ देता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। जो ये मेरा वीडियो है पूरे NCERT का निचोड़ है, मैं इस चैप्टर की एक पॉइंट भी नहीं छोड़ी हूँ, जिसके कारण मेरा वीडियो लंबा हो जाता है और मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में फिर से बनाऊंगी। अभी का जो वीडियो है वो पार्ट 1 है और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो होगा। तो सेकेंड पॉइंट है इनके बारे में हमें इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था। पहले इलाहाबाद को प्रयाग कहा जाता था। तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार के कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। और ये अभिलेख किसने लिखा था? तो इनके दरबारी कवि जो हरिसेन थे उन्होंने ये अभिलेख लिखा था, जिसमें इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि समुद्रगुप्त के दरबार कवि का नाम क्या था? तो हरिसेन उनके दरबारी कवि का नाम था। तो एक बार और इसको समझिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और श्रीगुप्त के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। और इस वंश का सबसे प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। उसके बाद उनका पुत्र जो हुआ समुद्रगुप्त, ये भी महान सम्राट थे। और इन्हीं के दरबार में हरिसेन नाम का एक कवि रहते थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है प्रशस्ति। तो हम लोग पहले प्रशस्ति के बारे में समझते हैं कि प्रशस्ति क्या होता है। तो प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा में लिखी गई कुछ बातें या कविताएं। इसका फर्स्ट पॉइंट है यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति ये कौन सा शब्द है? तो संस्कृत शब्द है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है और जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। यानी कि किसी के बारे में, किसी की प्रशंसा में अगर कुछ बातें लिखे या कुछ कविता लिखे तो वो प्रशस्ति हो जाती है। और प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले से भी था, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। अगर आप लोगों ने चैप्टर 10 देखा होगा तो उसमें गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे।
तो प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले से भी था, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। तो यहाँ एक भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रशस्ति लिखने का महत्व किस काल में ज्यादा बढ़ गया, तो गुप्त काल में ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अभी जो भी पॉइंट्स होंगी वो सारे गुप्त वंश से संबंधित होंगे। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, कवि कौन, तो ये हरिसेन, हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में लिखा है कि इसमें राजा को एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ये पूरा आपको पॉइंट दे देगा, पूछ देगा कि ये किसकी प्रशस्ति में लिखा गया है। तो ऑप्शन में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति, ए सही है, बी गलत है, या बी सही है, ए गलत है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो बस ध्यान में रखिएगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये कौन लिखे थे, तो हरिसेन लिखे। पॉइंट है हरिसेन ने 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। 4 प्रकार की नीतियां हैं। कौन सी नीतियों का वर्णन जो है हरिसेन कर रहे हैं। फर्स्ट जो है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ध्यान में रखिएगा कि समुद्रगुप्त आर्यावर्त के 9 शासक को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो आर्यावर्त के उसने 9 शासक को मिला लिया था। यहाँ पे 9 की जगह आपको 12 शासक भी दे देगा, क्योंकि दक्षिणापथ के 12 शासक को हारने के बाद समर्पण किया था। तो यहाँ पे 9 की जगह 12 देगा। तो ध्यान में रखिए कि आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणापथ के 12 शासकों ने हारने पर समर्पण किया। फिर समुद्रगुप्त ने उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। तो ये 2 पॉइंट आपको कंफ्यूज कर देगा। हो सकता है आपको दे देगा कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों ने हारने पर समर्पण किया, ये भी आपको उल्टा पूछ देगा। तो ध्यान में रखिएगा कि आर्यावर्त के 9 शासकों को हराकर उसने अपने साम्राज्य में मिलाया था, लेकिन दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे उसने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। लेकिन समुद्रगुप्त क्या किए थे, उनको फिर शासन करने की अनुमति दे दिए थे। नेक्स्ट है असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो देखिए कि कहाँ कहाँ के राजा उनके लिए उपहार लाते थे। तो असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ। हम लोगों ने चैप्टर 6 में संघ या गण के बारे में पढ़ चुके हैं। समुद्रगुप्त के लिए वही गण या संघ इनके लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते थे, और समुद्रगुप्त के दरबार में ये सभी उपस्थित भी रहते थे। नेक्स्ट है कुषाण, शक वंश तथा श्रीलंका के शासक ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। तो समुद्रगुप्त के शासन के समय उत्तर पश्चिम में कुषाण और शक वंश का शासन था। तो कुषाण और शक वंश तथा साथ में श्रीलंका के शासक ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। ये जो 4 पॉइंट है वो हरिसेन ने लिखा है। समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन उसने अपने प्रशस्ति में किया है। तो ये 4 पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग इसको समझते हैं एक मैप। ये जो हरे रंग का क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, ये आर्यावर्त के उन 9 शासकों का क्षेत्र है जिसको समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य, उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो लाल बिंदु दिखाया गया है ये उन 12 शासकों के लाल बिंदु है। ये जो शासक थे समुद्रगुप्त के सामने अपना समर्पण किए थे और फिर इन राज्यों को समुद्रगुप्त ने शासन करने की अनुमति दे दी थी। ये जो बैगनी कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे असम है, उसके बाद में तटीय बंगाल हो गया, नेपाल हो गया और उत्तर पश्चिम का कई गण। यहाँ पे सभी लोग समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ये जो नीला रंग का है ये सभी बाहरी इलाका है। यहाँ पे जो नीला रंग का है श्रीलंका भी, ये सभी बाहरी इलाका है। ये सभी ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपने पुत्रियों का विवाह भी उनसे किया था।
ये जो प्रयाग है ये इलाहाबाद का पुराना नाम है, और यहाँ पे उज्जैन, ये पाटलिपुत्र, ये दोनों गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। पाटलिपुत्र जो अभी पटना में है। फिर हम लोग चलते हैं अपनी नोट्स की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। तो जो वंशावली है, जो प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, जो हरिसेन द्वारा लिखी गई है, उनमें प्रशस्ति में जो उनके पूर्वज थे, परदादा थे, दादा थे और पिता थे, माता के बारे में भी बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो उनकी माँ का नाम कुमार देवी था और वो जो थी लिच्छवी गण की थी। ये जो है वो प्रशस्ति से पता चलता है। और उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त थे जो गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। तो महाराजाधिराज, सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। उसके बाद उसका पुत्र जो था समुद्रगुप्त, उसने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम। की वंशावली के बारे में जानकारी अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था और समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। इनके परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में जानकारी तो प्रशस्ति से पता चलता है, लेकिन जो समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके बारे में जानकारी और उनके वंशों के बारे में जानकारी अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। तो यहाँ भी प्रश्न निकलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के वंशावली के बारे में जानकारी किस चीज़ से पता चलता है? तो अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था किस शासक को परास्त किया था? तो अंतिम शक शासक को परास्त किया था। हमने शक शासक के बारे में भी पढ़ा था कि शक शासक का सबसे जो प्रतापी शासक था वो रुद्रदामन प्रथम था, लेकिन शक के जो अंतिम शासक थे उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था और वहां पे अपने राज्य को स्थापित किया था। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहाँ पे अपने सैन्य अभियान भेजे थे? तो पश्चिम भारत में अपने सैन्य अभियान भेजे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके दरबार में कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट रहते थे। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछ देगा कि कवि कालिदास तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल। अब गुप्त वंश के बारे में इतना ही दिया हुआ है आपके बुक में। अब गुप्तोत्तर काल में जो आता है वो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। अब गुप्तोत्तर काल में भारत में 3 शक्ति का उदय होता है। उत्तरी भारत में पुष्यभूति वंश का, उसके बाद में दक्कन में चालुक्य वंश का एवं तथा तमिलनाडु के क्षेत्र में पल्लव वंश का उदय होता है। तो अब हम लोग गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश का, चालुक्य वंश का और पल्लव वंश। ये तीनों वंश के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। फर्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया। हर्षवर्धन जो था करीब 1400 साल पहले, आज से करीब 1400 साल पहले शासन किया था। लगभग 1606 ईस्वी में वो शासन किया था। हर्षवर्धन जो आते हैं वो पुष्यभूति वंश के अंतर्गत आते हैं और पुष्यभूति वंश का जो उदय हुआ था वो हरियाणा के थानेसर में हुआ था। और जबकि इस वंश का चरमोत्कर्ष जो हुआ था वो मध्य गंगा घाटी के कन्नौज कहाँ है? यूपी में है, कन्नौज में हुआ था। और पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी शासक जो थे वो हर्षवर्धन थे, जो कि 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किए थे। और हर्षवर्धन को उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू राजा माना जाता है। और हर्षवर्धन के शासन काल में ही चीनी बौद्ध यात्री वेंगसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, तो वेंगसांग ने
पूरे भारत का दौरा किया था और जिसका विवरण वह अपनी पुस्तक सीजीकी में की है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर 10 में कर चुके हैं। ध्यान में रखना है कि वेंगसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनके दरबारी कवि वानभट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित की रचना की। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था, तो हरिसेन था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट रहते थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था, तो वानभट्ट था, और वानभट्ट ने ही संस्कृत में हर्षचरित की रचना की और जिसमें और हर्ष की जावली को देते हुए राजा बनने का वर्णन है हर्षचरित में। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछ देगा कि हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो वानभट्ट में। या फिर इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है कि हर्षचरित किस भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में हर्षचरित लिखा हुआ है। या फिर इस प्रकार भी प्रश्न पूछ देगा कि हर्षचरित में किसकी चर्चा की गई है, तो हर्षवर्धन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट एक नोट है, चीनी तीर्थयात्री स्वांतसांग, जिसे वेंगसांग भी कहेंगे, काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहे। ध्यान में रखिएगा, मैं तो इसके बारे में आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, हर्ष अपने पिता, उनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। तो हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और उनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। इन दोनों की मृत्यु के बाद ही हर्ष जो थे थानेसर की गद्दी पे बैठे थे। नेक्स्ट है, उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक शशांक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। पहले इस पॉइंट को समझिएगा, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। पहले पुत्र थे राज्यवर्धन और जो दूसरे पुत्र थे वो हर्षवर्धन थे, और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था राजश्री। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह यानी कि राजश्री का विवाह जो था कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ किए थे। तो बंगाल का शासक जो शशांक था उसने उनके बहनोई यानी कि ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि शशांक जो था बंगाल का रहने वाला था तो उसने बंगाल पे आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट एक नोट है, हर्ष का युद्ध नर्मदा के तट पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था, जिसमें हर्ष हार गया था। तो हर्ष का युद्ध जो था नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। किसके साथ, तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था और जिसमें हर्ष की हार हुई थी। हर्ष जो था मगध तथा बंगाल को जीतने के बाद उसको जितनी सफलता पहले मिली थी उतनी सफलता हर्ष को अन्य जगह पर नहीं मिली। जब वो नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उस समय जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को रोक दिया। तो आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कि हर्ष का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय के साथ किस नदी के तट पे हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। तो अब हम लोग हर्षवर्धन को कंप्लीट किए। हर्षवर्धन के बारे में आपके बुक में इतना ही दिया हुआ था। अब पल्लव, चालुक्य तथा पुलकेशिन द्वितीय यानी कि चालुक्य के सबसे प्रतापी शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे उसकी प्रशस्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पल्लव तथा चालुक्य। उसका फर्स्ट पॉइंट है पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो पल्लव की जो राज्य थी उनकी राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। लेकिन जो चालुक्यों का राज्य था वो कहाँ था, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। पहले चलिए हम लोग दो पॉइंट को मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये हरियाणा का क्षेत्र है और यहाँ पे पुष्पभूति वंश का उदय हुआ था हरियाणा के थानेसर में, और ये जो चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था वो यूपी के कन्नौज में। ये जो कन्नौज है यहाँ पे उसके बहनोई का शासन था। हर्षवर्धन यहाँ भी शासन किया था। उसके बाद उसने बंगाल पे भी यहाँ पे शासन किया था।
हर्षवर्धन जो था दक्षिण की तरफ बढ़ना चाह रहा था। तो यहाँ देखिए ये दक्कन के क्षेत्र में चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्य का जो सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था, वहां पे उसने नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण की तरफ आने से रोका था। अब हम लोग यहाँ देखते हैं पल्लव की राजधानी जो कांचीपुरम में थी, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में है। अब हम लोग फिर इसको एक मैप के थ्रू और क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कावेरी नदी है। तो जो पल्लव का राज, अभी हम लोगों ने देखा था कि तमिलनाडु के क्षेत्र में पल्लव का राज था। तो कावेरी नदी जो है कि आसपास के क्षेत्रों में कावेरी नदी के डेल्टा यहाँ तक, इसका मतलब है डेल्टा यहाँ, कावेरी नदी का डेल्टा यहाँ पे आया। तो यहाँ से लेके ये जो पूरा जो क्षेत्र था वो, ये जो यहाँ से लेके जो ये पूरा क्षेत्र था वो पल्लव का क्षेत्र था। और यहाँ पे कांचीपुरम की पूरा दीवार थी। और ये जो आप लोग देख रहे हैं तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी, यहाँ पे जो चालुक्यों का राज था। अभी हम लोगों ने देखा था कि दक्कन के क्षेत्र में चालुक्य वंश थे। तो इनका जो शासन था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। तो इनका शासन इस प्रकार का था, दोनों का बॉर्डर जो था वो आपस में मिलता था। तो ये दोनों क्या करते थे कि हमेशा एक दूसरे का अतिक्रमण करते रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय जो था, जो चालुक्य वंश का था, उसने पल्लव के राजा पे आक्रमण किया था। पर बहुत दिनों तक डर के कारण जो पल्लव के राजा थे वो कांचीपुरम के दीवार के पीछे उनको शरण लेनी पड़ी थी। लास्ट में क्या हुआ कि दोनों वंश जो थे इतने युद्ध किए कि दोनों वंश दुर्बल हो गए और पल्लव और चालुक्य को लास्ट में राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। और फिर एक नया वंश राष्ट्रकूट और चोल वंश का स्थापना दक्षिण भारत में हुआ, जो वो भी बहुत प्रतापी शासक थे, जिसको हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। फिर हम लोग चलते हैं अपनी नोट्स की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। तो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र बन गया जहाँ कई मंदिर थे। तो ऐहोल जो है वो महाराष्ट्र में है। तो जो ऐहोल था वो बहुत व्यापारिक केंद्र था और बाद में यह एक धार्मिक केंद्र बन गया और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो ऐहोल को। तो चालुक्य का सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय था। तो ये भी प्रश्न पूछ देगा कि चालुक्यों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट है इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति थे, जिसने प्रशस्ति में इनके 4 पीढ़ियों का वर्णन किया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। जो चालुक्य के जो सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, उनके दरबारी कवि का नाम रवि कीर्ति था। अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिसेन था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि का नाम कालिदास था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम वानभट्ट था। और अभी हम लोगों ने देखा कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि का नाम रवि कीर्ति था, जिसने और रवि कीर्ति जो प्रशस्ति लिखे उन प्रशस्ति में जो पुलकेशिन द्वितीय के 4 पीढ़ी का वर्णन किया हुआ है। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय को अपना जो ये राज्य था वो उनके चाचा से मिला था, उनके पिता से उनको राज्य नहीं मिला था। नेक्स्ट जो नोट है, रवि कीर्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। उन्होंने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो रवि कीर्ति जो प्रशस्ति लिखे उस प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। और जो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, यानी कि चालुक्य जो थे वो पल्लव पे भी आक्रमण किए थे। अभी मैंने बताई आपको कि दोनों एक दूसरे का हमेशा अतिक्रमण करते रहते थे, क्योंकि दोनों का जो बॉर्डर एक ही था और दोनों का जो बॉर्डर था वो आपस में मिला हुआ था, इसलिए दोनों एक दूसरे का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया था तो उन्हें कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि चालुक्यों ने जब पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया था और उन्हें कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी, उस समय
पुलकेशिन द्वितीय ने अपना अभियान कहाँ चलाया था? तो पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में पुलकेशिन द्वितीय ने अपना अभियान चलाया था। नेक्स्ट नोट है, पल्लव और चालुक्य की लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए और अंततः पल्लव और चालुक्यों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो दोनों जो थे इतना युद्ध करते थे कि दोनों दुर्बल हो गए। तो दोनों जब दुर्बल हो गए तो दोनों पे दूसरे वंश यानी कि पल्लव और चालुक्य दोनों को राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट नोट है, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो इसके बारे में भी हम लोग नोट है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त बीना बजाने में निपुण था। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त बीना बजाने में निपुण थे। नेक्स्ट, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। तो ये ध्यान में रखिए, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ था, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। नेक्स्ट एक नोट है, हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, जिसमें ह्वेन-त्सांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की तथा बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया। तो हर्षवर्धन के समय जो था नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो आपसे पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के समय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेन-त्सांग जो था बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की तथा बौद्ध ग्रंथों का संकलन भी किया था। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 को लेकर। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।